आदाब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे हैरत अंगेज सफ़र पर निकलने वाले हैं जो पूरे 600 साल पर मुहित है। आज हम उमैयद और अब्बासिद खिलाफतों के उरूज, उनके सुनहरी दौर और आखिरकार उनके दर्दनाक जवाल का जायजा लेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन वसी सल्तनतों ने जदीद दुनिया को कैसे शक्ल दी और हमारे आज के इल्म की बुनियादें कैसे रखीं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आइए अपनी इस कहानी को वक्त के पैमाने पर रखकर देखते हैं ताकि तस्वीर थोड़ी वाज़ेह हो जाए। कहानी शुरू होती है 661 सीई में, जब उमैयद दौर का आगाज होता है। देखते ही देखते सिर्फ 50 साल बाद 711 सीई में इनकी सरहदें फैलकर स्पेन और सिंध तक जा पहुंचती हैं। फिर 750 सीई में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब अब्बासिड्स पावर में आते हैं, और ये सिलसिला चलता है 1258 सीई के उस अफसोसनाक साल तक जब बगदाद का सुकूत होता है। आपके आसानी के लिए इस बड़ी सी तारीख को हमने 5 सिंपल हिस्सों में बांट दिया है। पहले उमैयाद्स का उरूज, फिर अल अंदालुस का दौर, उसके बाद अब्बासिड्स का क़याम, इस्लाम का सुनहरी दौर और आखिर में ज़वाल और मंगोलों का हमला। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, उमैयादास का उरूज। ये कहानी 661 सीई में शुरू होती है जब अमीर मुआविया ने कंट्रोल संभाला और दमास्कस को अपना दारुल खिलाफा बनाया। अब इनकी कामयाबियां देखें तो आप दंग रह जाएंगे। अब्दुल मलिक को ही लीजिए। उन्होंने इस फैली हुई एम्पायर को जोड़ने के लिए अरबी को ऑफिशियल जबान बनाया और पूरी दुनिया के लिए एक सिंगल करेंसी यानी गोल्ड दीनार इंट्रोड्यूस किया। और मिलिट्री साइड पर मोहम्मद बिन कासिम जैसे ब्रिलियंट नौजवान जनरल थे जिन्होंने जरा सोचिए सिर्फ 17 साल की उम्र में सिंध तक अपनी सल्तनत का परचम लहरा दिया था। इन फतूहात का स्केल इतना वसी था कि तसव्वुर करना भी मुश्किल लगता है। मशरिक में चीन और सेंट्रल एशिया के बॉर्डर्स से लेकर पूरा नॉर्थ अफ्रीका क्रॉस करते हुए ये लोग यूरोप में पिरेनेज के पहाड़ों तक पहुंच गए। उस दौर में बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसी ज्योग्राफिकल ताकत का क़याम किसी मौजज़े से कम नहीं था। अब चलते हैं मगरिब की तरफ, अपने दूसरे हिस्से पर, अल अंदलुस का इस्लामी दौर। यूरोप में स्पेन और पोर्चुगल का ये दौर कोई छोटा मोटा वक्ती कब्जा नहीं था। 711 सीई में जब तारिक बिन ज़ियाद ने जिब्राल्टर पर कदम रखा तो उन्होंने एक ऐसी मौजूदगी की बुनियाद रखी जो लगभग 8 सदियों तक यानी 1492 तक कायम रही। इस वक्त में कोर्डोबा जैसे शहर न सिर्फ फैले फूले बल्कि पूरी दुनिया के लिए इल्म, सकाफत और साइंस के मरकज़ बन गए थे। इनके सकाफती पहुंच का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना हो तो उस दौर के आर्किटेक्चर को देख लीजिए। एक तरफ 8वीं सदी का बनवाया हुआ जेरूसलम का डोम ऑफ द रॉक है और दूसरी तरफ स्पेन के शहर ग्रेनाडा का अलहम्ब्रा पैलेस। उनकी डिटेल और डिज़ाइन को देखकर आज भी आर्किटेक्ट्स हैरान रह जाते हैं। ये इनके शानदार फन्नी विरसे की जिंदा मिसालें हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सदियों बाद स्पेन में ये मुत्तहिद हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी और छोटी छोटी आज़ाद रियासतों में तकसीम हो गई, जिन्हें ताइफस कहा जाता था। इस आपसी फूट ने रिकॉन्क्वेस्टा का रास्ता खोल दिया। ये पड़ोसी ईसाई रियासतों की तरफ से चलाई जाने वाली एक मुसलसल मुहिम थी ताकि इन इलाकों को वापस लिया जा सके, और बिलाखिर 1492 में ग्रेनाडा के गिरने के साथ ही इस दौर का इख्तिताम हो गया। तीसरा हिस्सा, अब्बासिड्स का क़याम। अब हम चलते हैं वापस मशरिक़ की तरफ, ठीक 750 सी के आसपास। उमैयद्स को अंदरूनी बगावतों का सामना था और बिल आखिर अब्बासिड्स ने उन्हें हराकर इक़्तिदार हासिल कर लिया। नए ख़ानदान के खलीफा अल मंसूर ने 762 सीई में एक ऐसी तब्दीली की जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। उन्होंने दरियाए दजला के किनारे बगदाद का एक बिल्कुल नया गोल शहर तामीर किया। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये दुनिया का नया सियासी और इल्मी सेंटर बनने जा रहा था। बगदाद इतनी तेज़ी से डेवलप हुआ कि उस वक्त दुनिया में शायद ही कोई शहर इसका मुकाबला कर सकता था, सिवाय कॉन्स्टेंटिनोपल के। ये अरब और पारसी कल्चर्स का एक इंतहाई खूबसूरत और मजबूत मिलाप था, जहां दुनिया भर से लोग आकर बसने लगे। और यहीं से आगाज़ होता है हमारे चौथे हिस्से का, इस्लाम का सुनहरी दौर। बगदाद बनने के बाद यहाँ एक बेमिसाल ज़हनी और इल्मी इनकलाब आया। हारून अल राशिद और उनके बेटे मामून ने मशहूर बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम कायम किया। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया की मालूमात जमा की जा रही हो। उन्होंने कदीम यूनानी, रोमी और फ़ारसी किताबों का अरबी में तर्जुमा करवाया, और सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं किया बल्कि मेडिसिन, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में ऐसी नई इजादात की जिन पर आज हमारी आधुनिक साइंस खड़ी है। मिसाल के तौर पर अल ख़वारिज़मी की वजह से ही आज हमारी दुनिया में
الجبرا اور الگورتھم جیسے کانسیپٹس موجود ہیں۔ اور ابن سینا، ان کی لکھی ہوئی میڈیسن کی کتابیں تو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیز میں ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی رہیں۔ انہی عظیم سائنسدانوں کے کاموں نے بعد میں یورپ کے رنسانس یعنی ان کی علمی بیداری میں ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ لیکن ہر عروج کا زوال ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارا 5واں اور آخری حصہ، زوال اور منگولوں کا حملہ۔ یہ عظیم امپائر راتوں رات نہیں گری تھی۔ اندرونی سیاسی مسائل، فائنانس کی کمی اور پڑوسیوں کے ساتھ مسئلوں کی وجہ سے یہ وسیع سلطنت آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ وقت کے ساتھ انہوں نے اپنے بڑے علاقے کھو دیے۔ اسپین، موراکو اور ایجپٹ جیسے علاقے آزاد ہو گئے۔ بغداد کی مرکزی طاقت بالکل کمزور پڑ چکی تھی، اور اس کمزوری نے انہیں آج 458 CE کے اس تباہ کن دن کے سامنے بالکل بے بس کر دیا۔ ہلاگو خان کی قیادت پہ منگول آگ اور خون کا طوفان لے کر آئے۔ انہوں نے 13 دن تک بغداد کا محاصرہ کیا اور پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے عظیم بیت الحکمہ کو تباہ کر دیا۔ صدیوں کا جمع کیا ہوا علم چند ہی دنوں میں دریا کی نظر ہو گیا یا جلا دیا گیا۔ بغداد میں آخری عباسد خلیفہ کا انجام اس تاریخ کا ایک بے حد دردناک موڑ تھا۔ ہاں، کچھ لوگ ایجپٹ میں جا کے بچ ضرور گئے تھے، لیکن اس خاص سنہری دور کی بلندستی اور علمی شان ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ یہ ایک پورے ایرا کا اینڈ تھا۔ تو اس پورے ایکسپلینر کے بعد اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج ہم اس عظیم اور اتار چڑھاؤ والی تاریخ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں واضح طور پر دکھاتا ہے کہ جب انسانیت علم اور تحقیق کو اپنا مقصد بناتی ہے تو وہ کتنی بلندیوں کو چھو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اور عظیم سلطنتیں کتنی ناپائیدار ہو سکتی ہیں اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے۔ ذرا سوچئے گا اس بارے میں۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔